IMT सेक्टर 7 से फोन आता है पुलिस वालों का कि आपको थाने में पेश होना है। वहाँ SI सज्जन सिंह जी उसका फोन आया, उसने कहा कि तुझे थाने में पेश होना है और तेरे खिलाफ मुकदमा है जी। मैं शाम को थाने पहुंचा, ये मेरे को ऊपर एक रूम में ले गए। वहाँ इन्होंने मेरे से साथ गाली गलौज से बात शुरू की। उसके बाद उन्होंने वहाँ कपड़े उतरवाए, इसको नंगा करो, नंगा करके बिठाओ, आते जाते सब देखेंगे। सिर्फ मीडिया का ये है कि मीडिया में मैं कई अखबारों में गया हूँ और कई यूट्यूब जो चैनल जो चल रहे हैं लोकल गुड़गांव के, उनसे भी मैंने संपर्क किया है। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे संपर्क किया है, नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आ जाता है मेरे किसी जानकार का कि यार वो लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो अखबार में निकलवा रहा है और ये अभी भी नहीं मान रहा है, इसको मना करो। तो मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि सिर्फ आप हो जिन्होंने इस मामले को सबके सामने लाने के लिए हाँ करी है और आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, नहीं तो। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसा कि आपको पता है कि तहलका हरियाणा ऐसे समाज से कुछ जो जिन लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, कुछ लोगों के साथ जो अत्याचार होता है, ऐसे ही मुद्दों को लेकर तहलका हरियाणा लगातार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता रहता है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने फिर से आया है। हम आपको एक बार और बता दें कि ये मामला गुरुग्राम पुलिस को लेकर है और इस गुरुग्राम पुलिस में हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम पुलिस सभी के सभी लोग भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं। उनमें से कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो कि ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि पूरी पुलिस बदनाम हो जाती है। लेकिन हम सभी पुलिस को इस बारे में नहीं करेंगे। सारी पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो गंदा काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो ऐसा काम करते हैं और सबको बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक मामला हमारे पास आया है गुरुग्राम से। हमारे साथ बैठे हैं धर्मेंद्र जी। इन्होंने हमें अपनी जब आप बीती सुनाई तो हमें बड़ा दुख हुआ कि गुरुग्राम पुलिस के कुछ कर्मचारी जो हैं अपने लालच में ऐसे लोगों की इज्जत का ख्याल ना रखते हुए उनको पर इतना अत्याचार करते हैं कि वो मतलब उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन ऐसे जो साहसी लोग हैं इन लोगों के खिलाफ लड़ते हैं और उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि ये अधिकारी किसी और के साथ में वो अत्याचार ना करें। हम आपको इन्हीं की जबानी सुनाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शुरुआत में, ये गारमेंट्स का काम करते हैं और पिछले 2-2.5 साल से ये जो कोरोना जो कोविड का जो मामला चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हुआ है, काम धंधे बहुत बंद हुए हैं, जिसमें लोगों के जो लेन देन जो होता है, इनके भी पैसे किसी के पास फंसे हैं और इनको भी किसी के पैसे देने हैं। तो अचानक इनके पास एक फोन आता है गुरुग्राम मानेसर IMT सेक्टर 7 पुलिस थाने से। तो आगे की कार्रवाई क्या हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ, इन्हीं से बात करते हैं कि इनके साथ आगे क्या हुआ। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका हरियाणा में और हम पूरी प्रयास करेंगे आपको कि न्याय दिलाएं जो आपके साथ अत्याचार जिसने भी किया है जी। तो आप हमारे तहलका हरियाणा के दर्शकों को जरा बताइए कि आपके साथ क्या हुआ और कब हुआ, किसने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया। मेरे पास 17 अगस्त को IMT सेक्टर 7 से फोन आता है पुलिस वालों का। 17 अगस्त 2021 को फोन आता है कि आपको थाने में पेश होना है। वो किसका फोन आया जी? वहाँ SI सज्जन सिंह जी उसका फोन आया। उसने कहा कि तुझे थाने में पेश होना है और तेरे खिलाफ मुकदमा है जी। मैं शाम को थाने पहुंचा, थाने पहुंच के मैं उनसे मिला तो मिलते ही उनकी स्टेटमेंट ये थी, कौन है तू, क्या चाहता है तू, इस तरह की बदतमीजी सुनने शुरुआत की जी। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका किसी से लेना देना है जी। उन्होंने एक हवलदार को बुलाया। हाँ। हवलदार ने मेरे को कमरे में ले जाके बिठा दिया, दोनों ने अपने रूम में ले गए। धर्मेंद्र जी, उन लोगों के नाम आप जरूर बताते रहे साथ साथ, जो पुलिसकर्मी कौन किसने आपके साथ क्या बदतमीजी की। हवलदार वीरेंद्र और SI सज्जन सिंह, ठीक है। ये मेरे को ऊपर एक रूम में ले गए जी। वहाँ इन्होंने बिठाया जी। वहाँ इन्होंने मेरे से साथ गाली गलौज से बात शुरू की जी कि तू किसी के पैसे नहीं देगा जी। तो मैंने इनको समझाया कि मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था, वहाँ मेरी पेमेंट ब्लॉक है जी और कोविड की वजह से वो पेमेंट्स नहीं आ पा रही जी। तो मैं किसी को डिनाई नहीं किया जी। तो उन्होंने बताया कि एक अनुपम इंटरप्राइजेस है और वो हमारे SHO साहब का जानकार है और उनका खास आदमी है, तो ये पैसे तुझे अभी और इसी वक्त दे जी। तो मैंने उनको अपने कुछ जो भी मेरे एविडेंस थे वो भी दिखाए जी। तो वो उस बात को लेके भड़क रहे थे, पहले ही और ज्यादा भड़क गए
धर्मेंद्र जी, पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जिस इंटरप्राइज का नाम उन्होंने लिया उनको पैसे देने हैं आपको? हाँ, पैसे देने हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप देखिए, मतलब धर्मेंद्र जी इसमें कोई मना नहीं कर रहे हैं कि इनको पैसे नहीं देने। अगर इनको कुछ पैसे देने हैं तो मार्केट से इनको बहुत सारे पैसे लेने भी है, तो एक तरह से रास्ता जब रुक जाते हैं तो देने में भी कठिनाई तो आती है। ये हर एक किसी के साथ कहानी है। लेकिन इस मामले में उन पुलिस कर्मियों ने कितनी दिलचस्पी दिखाई है और किस हद तक दिलचस्पी दिखाई है, आगे आपको ये बताएंगे। इनके साथ क्या क्या उन्होंने अत्याचार नहीं किए। जी, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज से बात शुरू की जी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वहां कपड़े उतरवाए। कपड़े उतार के उन्होंने वहां मेरे से पूछा कौन सा गांव है। मैंने उनको बताया गांव का नाम सुना तो कहते हैं लोकल आदमी जी, इसको नंगा करो, नंगा करके बिठाओ, आते जाते सब देखेंगे और ये लोकल आदमी शर्म आएगी तो फटाक से पैसे देगा। देखो, पैसे का लेन देन जो था, पुलिस कब से इस काम को करने लगी, किसी के पैसे दिलाने का काम, और इस हद तक वो चले गए कि इनसे पहले पूछा इनका परिचय, ये कहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि मैं उस गांव का रहने वाला हूं। तब उनका ये कहना था कि इसके कपड़े उतारो और नंगा भाड़े में बैठाओ हवालात में, जो लोग आते जाते जो लोग हैं उनको इसको देखेंगे और ये मजबूरी में उसके पैसे दे देगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए जी। मेरे कपड़े उतरवा के उन्होंने वहां मेरे को कुछ देर के लिए नंगा करके बिठाया जी, ठीक है। काफी देर उनको रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने मेरे को कपड़े दिए। अच्छा, हाँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक अल्टीमेटम दे दिया कि आप 3 दिन के अंदर अंदर अपना इंतजाम करो जी, उसके बाद हम तेरे को बुलाएंगे, फिर बताते हैं। ठीक है। 3 दिन बाद उस दिन मैं मतलब अपने आप को पहली बार इतना किसी से टॉर्चर महसूस कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर भी मैं हिम्मत करके 17 तारीख के ये ऑफिस नौरनपुर वहां पहुंचा, इन तीनों की कंप्लेंट करने, SHO, SI और वो वीरेंद्र होलदार, ही तीनों की। लेकिन वहां जो DCP थे वो किसी एविडेंस या किसी हियरिंग पे फरीदाबाद गए थे। मैं 2-3 घंटे वहां वेट करके वापस आ गया। अच्छा। उसके बाद उसी दिन मेरे को दोबारा थाना बुलाया जाता है रात शाम को जी, और उस दिन मुझे वो हवलदार वीरेंद्र मिलता है जी। वो मुझे बताता है कि SHO साहब ने आपके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं जी, या तो आप अभी के अभी पेमेंट करो, अच्छा, नहीं आपको बंद करेंगे, आप जेल जाओगे, अच्छा, और तीसरा ऑप्शन ये है जिसमें आपकी भी भलाई है हमारी भी भलाई है। मतलब ये जो तीसरा रास्ता जो उन्होंने बताया कि इसमें आपकी भी भलाई है और हमारी भलाई है, तो मतलब कि कुल मिला के जो मुद्दा था वो क्या चाहते थे इनसे दबाव बनाने को, पर वो तीसरा ऑप्शन था। आगे बताएंगे वो तीसरा ऑप्शन क्या था। क्या बताया तीसरा ऑप्शन? उन्होंने बताया कि आप एक हमारे लिए सोच लो कुछ। हाँ। मैंने कहा जी क्या सोचूं? तो कहते हैं आप हमारे लिए इंतजाम करो। मैंने कहा इंतजाम क्या करो जी? आप 30,000 का इंतजाम करो, ठीक है, 30,000 आप इंतजाम करो, हम उस पार्टी को, जो भी आपकी पार्टी है, हम उसको वहां से भगा देंगे और आपको किसी को कोई पैसा नहीं देगा जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे आप समझ लो। 30,000 रुपए की मांग की इन्होंने, मतलब इनसे, और तब वो मामला सारा सेट हो जाता है अगर ये 30,000 रुपए देते तब। जी धर्मेंद्र जी, आगे बताइए। आगे फिर उन्होंने आगे टाइम रखा, उनकी कॉल आई एक दिन जी कि थाने आ जाओ, फटाफट आपके लिए काम कर रहे हैं हम, आपकी फाइल पे काम चल रहा है जी जी। तो मैंने उस दिन DIG फरीदाबाद, जो विजिलेंस DIG है, उनको मैंने उनके नंबर निकाले नेट से और उनको व्हाट्सएप किया, उनको टेक्स्ट किया और उनको कॉल भी की, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। आपने क्या उनको कुछ पैसे दे दिए थे? नहीं, उस टाइम तक मैंने कुछ पैसे नहीं दिए। उस दिन उनकी डिमांड थी, ठीक है, और पैसे देने से पहले मैंने उनको मैसेज किया, ठीक है, ठीक है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। मजबूरन मैं गया वहां और उनको मैं उस दिन थाने में 2-3 घंटे उन्होंने मेरे को वहां रखा, डराया दोबारा से, काफी उन्होंने प्रेशर बनाया जी। तो मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए। इन्होंने 10,000 रुपए किसको दिए? वीरेंद्र को दिए, वीरेंद्र हवलदार को दिए 10,000 रुपए। 10,000 से क्या होगा? अच्छा, 20,000 पैसे SHO साहब के हैं, अच्छा, ठीक है। तेरी कैंसिलेशन रिपोर्ट बनानी है जी, साइन कौन करेगा? अच्छा, साइन भाई पैसे एक साइन 30,000 रुपए का, तभी तो साइन होंगे। हाँ, फिर SI भी है, मुंशी भी है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं उसके बाद में जब ये दोबारा से उस 10,000 देने के बाद, हाँ, उसके बाद मैं फरीदाबाद गया हूँ, वहाँ SHO से मिला। पहले मैं गया तो छुट्टी दी उस दिन फरीदाबाद विजिलेंस में। हाँ, फरीदाबाद विजिलेंस सेक्टर 17। गुड़गांव विजिलेंस है, वहां क्यों नहीं गया? गुड़गांव विजिलेंस इसलिए नहीं गया था कि मुझे ये था कि लोकल पड़ता है थाना, कोई आपस में जानकार मिले, हाँ, पुलिस उल्टा मेरी कार्रवाई करना शुरू कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं फरीदाबाद गया तो वहां से मैं नंबर लेके आया,
ठीक है। मैंने फिर उन नंबरों पे कॉल की और उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया, तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट मॉर्निंग में वहां बुलाया जी। मैं गया तो वो SHO जो थे, मैंने उनको ब्रीफ किया कि ऐसे मैटर है जी। उन्होंने मुझसे पूछा एविडेंस है, मगर नहीं है। मैंने मना कर दिया, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह तब तक कोई रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं, कोई प्रूफ नहीं था पैसे का लेन देन। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखो पुलिस के खिलाफ ऐसे कार्रवाई होती जी, आप जाओ और आप एविडेंस होगा तो ही बात कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से जाओ जी। ठीक है, पुलिस के खिलाफ आप नहीं कर सकते जी। मैं गुड़गांव आया जी। गुड़गांव DIG जो है उनसे मैं मिला, उनको मैंने मैटर ब्रीफ किया जी। उन्होंने कहा कि आप एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ तब हम कार्रवाई करेंगे। मैंने उनको ये कहा कि जब कोई पैसे ले मांग रहा है वो पैसे ले चुका है, आगे भी लेने को तैयार है, हाँ, तो आप उस पर हम हाथ क्यों नहीं पकड़ते जी जी। तो वो कहते नहीं, बिना एविडेंस के हम कुछ नहीं करते। अच्छा, अब मैं उन चीजों से परेशान होकर फिर मैं नेहरू प्लेस गया। अच्छा, उसके बाद में फिर आप नेहरू प्लेस गए और वो ऑडियो की डिवाइस ले गए और तब उस डिवाइस के साथ में ये मानेसर IMT सेक्टर 7 थाने में जाते हैं, उसको 10,000 के बाद में जो और पैसे देने हाँ, उसको मैंने 8,000 रुपए दे दिया, उसकी रिकॉर्डिंग में लेके आया। 8,000 रुपए फिर इन्होंने उस समय दिए जब इन्होंने वो रिकॉर्डिंग की। तो पहले आप ये ऑडियो सुनिए, जब इन्होंने वो 10,000 के बाद में जो 8,000 रुपए दिए, उस समय इनकी वीरेंद्र हवलदार से क्या बात होती है, आप पहले ये ऑडियो सुनिए। बताइए, रकम दिया करी बता मुझे कोई परेशानी ना हो, मुझे परेशानी है, जो मेरा बना कर दिया था। ऐसे ही मैं थाने से ना पहली बार मेरा वास्ता पड़ा है, मैं कभी नहीं आया, मैं मेरे को पता नहीं बता। सुन ले, मैंने ऐसा काम कर तो बात थाने नहीं आओगे, बाकी बात किस्मत तो मैं किसी ने लिखना है, किस्मत तो किसी के हाथ में नहीं है। मतलब ऐसा ना, मैं तो वही डर मैं कल न कल मेरे भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा काम कर दिया है, बंदे तो थाने में 99% नहीं आऊंगा, 1% की जरूर गारंटी नहीं था आपकी तरफ से नहीं आऊंगा। लेकिन अब जो है ना, जैसे भाई SHO साहब या वो साहब थे ना, क्या नाम था उनका, सज्जन सिंह, मतलब कल ने ये ना हो दोबारा बुला ले कोई दफ्तर दाखिल करवा दूंगा, दफ्तर दाखिल करवा दूंगा, मतलब खारिज करवा दूंगा दरखास्त में। अच्छा, इस दरखास्त में आप आओगे, ठीक है, मतलब वो कल को फिर दोबारा डेट आएगी, दोबारा भी जिंदगी बना यार। अच्छा, तो पहली बार मैं थाने में आया, मेरे को इस चीज़ का कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है जी, प्रयास है, पूरा तो हुआ नहीं अभी, थोड़ी गुंजाइश हो रहा है। कितनी हो रही? ठीक है, वही 8 आज दे दूँगा मैं आपको। सर मैं बहुत बुरे, मैं बताऊँ, फ़ोन भी इसलिए बंद रहता है मेरा पैसे के चक्कर में। मैं भी किसी से आपका फ़ोन आया, जब मैं तो टाइम मांगा था कि मैं किसी से मांग के लाया, तो मैं बीच में कुछ हुआ था, जब आप जैसे उस दिन चले गए तो उस चक्कर में कुछ ना कुछ हाथ से खर्च हो गया। कितना और करना मेरे को बता दो कि मेरी आयत तो भाई कर देंगे और बता, जो करना अच्छा लगा ना, और इस तरह तो बड़ी बात नहीं, जो आपने मांगा भाई इतनी मेरा है। ठीक है, तो मैं 10 दे दिया, 8 दे दूँ, 18, 7 और दे दूँ, 25। कोई बात नहीं यार, कमाल की बात करती, मैंने बहुत सच में बहुत परेशान हूँ, मैंने तो देखिए क्या है बड़े भाई, कोई बात नहीं, मैं 25 में आप कर दो, मेरे निमटा को 25 में। अरे मत है या दुकान पे नहीं चलते, अच्छी बात करने में तरह नहीं, मैं मेरे को बताऊँ इन चीज़ों से लगता है, मैं कभी मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा आज तक, कभी भी कोई वास्ता नहीं पड़ा थाने में। कोई बात नहीं बड़े भाई, कोई बात ही नहीं है, स्टूडेंट दे रहे हैं हम, स्टूडेंट दे रहे हैं, यही प्रूफ हुआ यही करते। सर मैं डर, मेरे को इसलिए लग रहा है, मैं कभी बता रहा हूँ, कभी आया ही नहीं, मैं कभी थाना तहसील में कभी नहीं गया। ठीक है, कोई नहीं, ये टेंशन है तो इस बात से चिंता है, दिमाग में बड़े दिमाग से काट दिए, मेरा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अरे मैंने पूरी से बड़ी तो काट दिए, इसके अंदर से जाओ बोला, आज बृहस्पति हो गया, या तो कल शाम में नहीं, परसों सुबह लूँगा। ठीक है, ठीक है, कभी दिमाग में कोई बहुत ही नहीं, इसका कोई वो आप कुछ पर्चा वर्चा दोगे? ठीक है,
मुझसे सोचल बोले यार मैं तो आपके ऊपर ही, मैं उसमें भगवान की बात कर रहा हूँ। तो आपने जैसे कहा मैं वैसे करते थे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुनी अभी हमारी ये ऑडियो जो इन्होंने बनाई थी उस समय की, जब इन्होंने वीरेंद्र हवलदार को 8,000 रुपए दिए थे। उन्होंने किस तरीके से पैसे लेते वक्त बात की इनसे, तो ये आपके सामने आपने सुना होगा ध्यान से। तो धर्मेंद्र जी, जब आपने 8,000 रुपए दिए उसके बाद क्या क्या हुआ बताइए। 8,000 देने के बाद फिर मैं गुड़गांव गया जी। गुड़गांव DIG जो विजिलेंस के थे उनसे मिला जी। उनको मैंने ये ऑडियो सुनाई जी। तो उन्होंने मना कर दिया अच्छा कि अभी सफिशिएंट हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, वो आप और एविडेंस ले। तो गुड़गांव विजिलेंस में ये गए उस ऑडियो को लेकर, तो गुड़गांव के विजिलेंस विभाग के लोगों ने भी इनकी उस ऑडियो को मतलब इतना सबूत नहीं माना कि उस ऑडियो के ऊपर कार्रवाई वो कर सके। हालांकि विजिलेंस का काम होता है शिकायत मिलने के बाद ही उनको कार्रवाई कर देनी चाहिए। इन्होंने तो फिर भी सबूत दिए थे, तो इनका जो शक था वो सच था। गुड़गांव को छोड़ दो, वो पहले ही फरीदाबाद विजिलेंस के पास गए थे। तो धर्मेंद्र जी आगे बताइए फिर क्या हुआ। उसके बाद मैंने पंचकूला जो हेड ऑफिस है जी, मैंने वहां के इनके विजिलेंस के नंबर निकाले जी, और वहां मैंने जो उनके व्हाट्सएप नंबर थे उस पर मैंने टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप मैसेज डाला और मैंने वहां कॉल भी की, जो कॉल फ्री नंबर थे। ठीक है, उन्होंने मेरे से एविडेंस मांगा, मैंने उनको एविडेंस दे दिया, एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद शाम को मेरे पास फरीदाबाद से फोन आता है, फरीदाबाद DSP कैलाश चंद, उनका फोन आया जी आप यहाँ आओ और मैटर ब्रीफ करो जी। मैं नेक्स्ट डे वहां गया, वहां जाते ही उन्होंने अपनी टीम जो भी थी रेडी करके वो गुड़गांव आ गए। तब उस ऑडियो को वैलिड मान लिया था उन्होंने कि भाई इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसके ऊपर वो आए, उठ के गुड़गांव आए हैं। गुड़गांव विजिलेंस टीम ने उस ऑडियो को मतलब उस सबूत ऐसा नहीं माना पुख्ता कि उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सके। जब इन्होंने पंचकुला में बात की हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से फिर फरीदाबाद में फोन आया और फरीदाबाद के विजिलेंस विभाग ने इनको बुलाया, और जब इन्होंने वो ऑडियो फरीदाबाद विजिलेंस को दी तब उस ऑडियो को फरीदाबाद विजिलेंस ने माना कि हाँ हम इसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, और फिर वो वहां से उनकी टीम एक बनी और इनके साथ गुड़गांव आई कार्रवाई करने के लिए। जी सर। और उस दिन वीरेंद्र वहां नहीं था, वीरेंद्र कहीं बाहर था, जो ठीक है। नेक्स्ट डे दोबारा से टीम गुड़गांव आई जी, और मैंने वीरेंद्र से बात की तो वीरेंद्र ने बताया कि मैं गुड़गांव बस स्टैंड की तरफ ही हूँ, आप यहाँ आ जी। और मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे पुलिस लाइन के अंदर बुलाया जी। पुलिस लाइन के अंदर बुला के उसने कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि मेरे कोई फैमिली में ट्रेजेडी हो गई है और मैं अभी निकल गया, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। मतलब उस वीरेंद्र को कहीं ना कहीं इस बात का शक हो गया था कि उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तब इनको बुलाया और उसके बाद इनसे मिला भी नहीं, वो गोली देके चला गया। क्या उसको शक हुआ होगा जरूर, या तो उसको शक हुआ है या उसके पास किसी का मैसेज गया। हाँ, उसके बाद बताइए सर क्या हुआ। उसके बाद मैंने दोबारा से पंचकूला बात की जी DG ऑफिस में, तो DG ऑफिस से ही पहले कार्रवाई हुई थी और DG ऑफिस ने ही दोबारा उसके ऊपर एक्शन लिया है। तो उन्होंने जो भी अपनी प्रोसेस उनका था वो प्रोसेस कर रहे थे जी। 2 दिसंबर को मेरे पास फोन आया फरीदाबाद से कि आपको जो SP है वहाँ एडिशनल SP है उन्होंने बुलाया है और आपको मैटर ब्रीफ करना है जी। तो 2 दिसंबर को ही मेरे पास फोन आने लगते हैं लोगों के कि आपको फरीदाबाद विजिलेंस में जाना है जी, और आपने कोई कंप्लेन दी हुई है, आप वो कंप्लेन वापस ले लो। ये जो फोन आए ये किसके फोन आए थे? ये फोन मेरे गांव से आए। गांव से आए। अब हम आपको ये इनकी बात रोक के मैं बता दूं आपको कि जब इन्होंने विजिलेंस विभाग को शिकायत दी, विजिलेंस विभाग को किसी भी शिकायत पर गुप्त रूप से कार्रवाई करनी होती है, लेकिन जो शिकायत इन्होंने विजिलेंस विभाग को दी है उस ऑफिस से वहां के अधिकारियों ने वो बात उस वीरेंद्र तक पहुंचाई, थाना IMT मानेसर सेक्टर 7 तक पहुंचाई। उन लोगों ने ऐसे फिर लोगों से संपर्क करने की कोशिश की ताकि वे लोग इनके ऊपर दबाव बना सके और इनसे एप्लीकेशन जो शिकायत है वो वापस ली जा सके। ऐसी कोशिश की उन्होंने। हाँ, मेरे पास फोन आया इसीलिए कि SHO जो है वो हमारा रिश्तेदार है और आप कंप्लेन वापस ले लो। किसी ने पूछा कि मैटर क्या है, सिर्फ ये था कि SHO रिश्तेदार है, आप कंप्लेन वापस लो। देखो
जिन लोगों ने इनको पर दबाव बनाने की कोशिश की शिकायत वापस लेने के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। और अब वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप प्रशासन से बैर मत लो, इनका कुछ नहीं होगा, 2 दिन इनको ड्यूटी से हटाएंगे या सस्पेंड करेंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे। इनको धमकी दी जा रही है लगातार, इनको पर दबाव बनाया जा रहा है। तो नीचे से लेके ऊपर तक क्या सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार की कीचड़ में सने हुए हैं क्या? अगर कोई इंसान किसी को कहीं न्याय चाहिए तो क्या न्याय वो नहीं ले सकता है? विजिलेंस विभाग को गुप्त रूप से कार्रवाई करने के बजाय उसने तो ढिंढोरा पीट दिया कि भाई हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट आई है, अगर जो उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, उसको किसी तरीके से अपने वश में किया जा सकता है ताकि वो कंप्लेंट वापस ले ले, वरना हमें कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि पंचकुला से उनके ऊपर दबाव बन रहा था। जी फिर आगे बताइए। उसके बाद 24 जनवरी को ये मामला फरीदाबाद पुलिस ने एफआईआर करने के लिए गुड़गांव विजिलेंस को दे दिया जी। और वहां कम से कम 3 से 4 घंटे मैं भी रहा हूं जी। मैं जैसे वहां से निकला हूं तो मैंने किसी साथी को बताया, उससे बात की कि मैं अभी यहां से निकल रहा हूं, तभी उसने मुझे बताया कि आप तो 4 घंटे से फरीदाबाद से जो डीएसपी आए उनके साथ बैठे हो। ठीक है, पल पल की खबर उनका पल पल की खबर लोगों तक जा रही थी कि आप तो वहां बैठे हो और आप पीछे नहीं हट रहे हो इस काम से और आप इसका मुकदमा करवाना चाह रहे हो जी। और वो मेरे ऊपर कॉम्प्रोमाइज के लिए या अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए बार बार प्रेशर बना रहे हैं जी। इस पूरे मामले में शुरू से आखिर तक धर्मेंद्र जी, आप कोई ऐसा भी है कोई व्यक्ति या विभाग या आपने कहीं मीडिया में बात की होगी जिसने आपकी कहीं कोई मदद की हो जी? या सारे के सारे भ्रष्ट आपको मिले जो मिले? मैं पिछले हफ्ते मिल के आया हूं, जो विजिलेंस के डीजी हैं मिस्टर शत्रुजीत कपूर जी, उनसे मैं मिला हूं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं जी। ठीक है, और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा जी। और मैं जो मंत्री हैं अनिल भाई जी, मैं उनको भी अपनी एक एप्लीकेशन दे के आया हूं कि मेरे साथ जो ये हरकतें हुई हैं उसके बारे में जी। तो अभी बाकी सिर्फ मीडिया का ये है कि मीडिया में मैं कई अखबारों में गया हूं और कई यूट्यूब जो चैनल जो चल रहे हैं लोकल गुड़गांव के, उनसे भी मैंने संपर्क किया है। लेकिन जैसे मैंने उनसे संपर्क किया है, नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आ जाता है मेरे किसी जानकार का कि यार वो लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो अखबार में निकलवा रहा है और ये अभी भी नहीं मान रहा है, इसको मना करो। देखो, मतलब जब अधिकारी किसी के साथ अत्याचार करते हैं, पुलिस अत्याचार करती है, किसी के साथ शोषण करती है, तब उस शोषित व्यक्ति का एक ही रास्ता बचता है कि वो मीडिया के पास जाए। और जब ये मीडिया की भी शरण इन्होंने ली तो वहां से भी इनको कोई मदद नहीं मिली। अब हमारे साथ ये बैठे हैं तहलका हरियाणा के साथ में, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको ये सिर्फ मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि सिर्फ आप हो जिन्होंने इस मामले को सबके सामने लाने के लिए हाँ करी है और आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। नहीं तो पुलिस के खिलाफ पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर रही जी जी। और आप तो न्यूज मीडिया वाले हैं जी जी। ठीक है, और मेरी सब लोगों से, जो भी हमारा यूथ है, जो भी हमारी यंग जनरेशन आ रही है, उन सब से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस हो या कोई भी विभाग हो, भ्रष्टाचार वालों के खिलाफ आवाज उठाओ, किसी से नहीं दबना है। मैंने ये लड़ाई शुरू की है, मैं इसको जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक इन दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूं जी। तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जिन लोगों ने इनके साथ जो भी जिस तरह से भी अत्याचार किया था उनको ये सजा नहीं दिला देंगे, तब तक ये नहीं बैठने वाले हैं। अब आपका इस हमारी न्यूज के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें जरूर लिखकर भेजें। और इन जो धर्मेंद्र जो हमारे साथ बैठे, इन्होंने जो जितनी हिम्मत की है, इतनी हिम्मत अगर जो हर कोई कर ले तो उनको जरूर न्याय मिल जाए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जरूर से जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं लोगों की सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए, अगर वही इनके साथ अत्याचार करने लगे तो आम इंसान जाएगा कहाँ। हमारी इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सीएम तक या अनिल विज जो गृह मंत्री हमारे वहां तक जाए। वो काफी प्रचलित है इस बारे में कि भाई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो उन तक हमारी इस न्यूज को पहुंचाने का काम करें और ज्यादा से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर एक न्यूज आने वाली जो होती है उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद।